हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं हम आप लोगों को। वन लाइनर प्रश्न रहता है तो नोट कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न हम आप लोगों को परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न देते हैं और कहाँ से पूछे जा सकते हैं उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पूरा अच्छे चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला होती है हमारी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर वाइज है। चैप्टर में जहाँ जहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाता है हर एक चैप्टर से हम प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की बड़ी देन महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? कह रहा है भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है संपूर्णानंद का, डॉक्टर संपूर्णानंद का है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। यानी कह रहा है कि हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार यानी फिर से लाने को प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है, मतलब कि बड़ा कर्तव्य है सभी व्यक्तियों का। यह कथन किसका है? तो पीताम्बर दत्त भरथवाल का है। किसका? पीताम्बर दत्त भरथवाल का है। अगला है परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करे। प्रश्न कह रहा है कि परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करे। यह कथन किसका है? तो यह है हरगोविंद सिंह का। किसका होगा? हरगोविंद सिंह का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है अहिंदी भाषा भाषी प्रांतों के लोग भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते थे। अहिंदी भाषा भाषी प्रांतों के लोग भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। यह किसने कहा है? तो यह अनंत शयनम अयंगार ने कहा है। किसने कहा है? तो अनंत शयनम अयंगार के कथन है ये कि अहिंदी भाषा भाषी प्रांतों के लोग भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। कहाँ की? हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप है क्या? दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। कथन पूछ रहा है कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप। कह रहा है कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। गोपाल लाल खत्री के कथन है। किसके? गोपाल लाल खत्री के कथन है। अगला है, हिंदी के द्वारा ही अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। हिंदी के द्वारा ही अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भूदेव मुखर्जी के कथन है। किसके होंगे? भूदेव मुखर्जी के हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते रहना। अगला प्रश्न है, हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही है या होगा। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। यह कथन किसने कहा है? तो यह किसके विचार हैं? सुनीत कुमार चटर्जी के विचार हैं। कह रहा है कि हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। यह कथन सुनीत कुमार चटर्जी के हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित है। हिंदी नागरी और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला है, देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति होती है। देश भाषा से ही देशोन्नति हो सकती है।
देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति हो सकती है, यह कथन किसके हैं? तो सुधाकर द्विवेदी के कथन है। किसके? सुधाकर द्विवेदी के कथन है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी उन सभी गुणों से, कह रहा है कि हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त के कथन। किसके? मैथिली शरण गुप्त के कथन है। अगला प्रश्न है, भाषा सभ्यता और देश की रक्षा करना क्या है? सच्चा धर्म यज्ञ है। भाषा सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म यज्ञ है। यह किसके कथन है? यह कथन है ठाकुर दत्त शर्मा के। किसके होंगे? ठाकुर दत्त शर्मा के कथन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने दिया है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। जो प्रश्न आप लोगों को कुछ रिपीटेड लग रहे होंगे, पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया था। किसने किया था? बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया था। किसने किया था? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने किया था? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। अगला प्रश्न है, किरान उस सादेन रचना है अमीर खुसरो की कथन है। किसके? अमीर खुसरो के कथन है। किरान उस सादेन रचना है, यह कथन किसके हैं? तो अमीर खुसरो के हैं। अगला है, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना अगर पूछता है तो किसकी है? विद्यापति की है। विद्यापति की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ऋणेमणि चरयू के रचयिता हैं। ऋणेमणि चरयू के रचयिता कौन हैं? तो यह हैं स्वयंभू जी के। स्वयंभू की रचना है ये। अगला है, कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो कीर्ति लता की भाषा अवहट्ट भाषा है। अगला है, भू परिक्रमा के रचयिता हैं। भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। किसकी? विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन होंगे? मधुकर कवि की रचना है। किसकी? मधुकर कवि की है। अगला है, यश्रय काव्य की रचना की है। यश्रय किसकी रचना है? इसकी रचना किसने किया है? तो हेमचंद्र की रचना है। किसकी? हेमचंद्र की रचना है। अगला है, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा है। किसने लिखा है? तो कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा है। किसने? सोम प्रभु सूरि ने लिखा है। किसने? सोम प्रभु सूरि के लिखे रचना है ये। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? तो गोरखनाथ के बारे में प्रश्न कह रहा है कि गुरु गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? तो कौन थे वो? गुरु पतंजलि थे। पतंजलि के ही नाम पर क्या है? रामदेव जी आज अपना पतंजलि का पूरा योग या सामान वितरित करते हैं। अगला है, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो किसका है? सिद्धों का है। किसका माना जाता है? सिद्धों का माना जाता है। एक रचना आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही है, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई है। कह रहा, गंगा जमुना माहे बहई रे नाई है, उक्ति किसकी है? यह कथन पूछ रहा है कि किसका है? यह है डोम्फिल
फीफा का, किसका? डोम फीफा का है। अगला है का आ तरुअर पंच बिड़ाल, उक्ति किसकी है? यह कथन किसका है पूछ रहा है, तो यह कथन है उक्ति यानी कि पंक्ति पूछ रहा है, तो यह कथन किसका है? यह है लुइपा का। किसका कथन है? लुइपा का है। अगला है सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं, किसे माना जाता है? सिद्धों में सबसे पुराने गुरु कौन माने जाते हैं? तो सरापा जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश नाम पहले पहले किस के शिलालेख में मिलता है? तो अपभ्रंश नाम सब पहले यानी कि सबसे पहले, सबसे लिखा है तो पहले आ गया, सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है? तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है क्या? अपभ्रंश नाम। अगला है उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का कथन के लेखक हैं। यह कथन पूछ रहा है किसका है? उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का कथन के बोध होता है, या इसके लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है देसी नाम माला किसकी रचना है? तो देसी नाम माला है हेमचंद्र की रचना। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासों की उत्पत्ति मानी है। रासों की उत्पत्ति रास शब्द से आ जाए तो इसी से माना जाता है, रासों की उत्पत्ति माना है। तो चलिए आज ये रहे कुछ आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो कैसा लगा आप लोगों का सेशन कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।